Hello, good morning students. Today we will study class 6 civics. What is government? फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा इसके फर्स्ट पार्ट में कि किस तरीके से हर कंट्री है वहाँ पे सभी कंट्रीज़ में सरकार होती है और सरकार की बहुत से काम होते हैं कि वहाँ रोड बनाना है, स्कूल बनाना है और बाहर के देशों से अपने देश की सुरक्षा करना, बाहर के देशों के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, अच्छा रिलेशन बनाना, ये सब सरकार का काम है। और हमने देखा कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में देखा हमने 3 लेवल्स होते हैं, लोकल, स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट, ये हमने देखा। और सरकार क्या करती है? द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री, जो यहाँ इस कंट्री में रहता है उस कानून को, उसको, उस लॉज को, उसको मानना होता है। और हमने देखा कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में कि 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, एक होती है डेमोक्रेसी और एक होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है और एक होती है मोनार्ची, जिसमें कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें क्या होता है कि ये लोगों के लिए ही होता है और लोग इसको चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव उनकी तरफ से वहाँ पे काम करते हैं, है ना। इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, ओके। और मोनार्ची में होता है कि राजा और रानी का ही शासन चलता है। जो राजा रानी रहते हैं वो क्या करते हैं, वो छोटी सी डिस्कशन किसी विषय को लेकर डिस्कस करते हैं, अपने जो उनके मंत्री होते हैं उनसे डिस्कस करते हैं, लेकिन जो भी फाइनल फैसला लेना होता है वो खुद लेते हैं। और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी. दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग एंड द इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल. इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसको डेमोक्रेटिक बनाने के लिए या इसको डेमोक्रेसी होने के लिए हमारे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। आपको पता है कि हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज यहाँ राज करते थे और उनसे जब अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाने के लिए बहुत सारे युद्ध करने पड़े, बहुत सारे आंदोलन करने पड़े, तब जाकर अंग्रेज यहाँ से गए और उसके बाद हम इंडिपेंडेंस आज़ाद हुए। जब जो हम मनाते हैं दैट इज़ 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उस दिन हम आज़ाद हुए थे। तो इस डेमोक्रेसी के लिए हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। There are other places also in the world where people have struggled to have democracies and some will still struggling for the democracy. और आज भी वर्ल्ड में बहुत से देश ऐसे हैं जो जिन्होंने स्ट्रगल किया डेमोक्रेसी के लिए और आज भी बहुत से देश हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल. मैंने जैसे बताया डेमोक्रेसी का होता है रूल ऑफ द पीपल. इसको लोग ही रूल चलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे करोड़ों लोग हैं, मान लो हम लोग इंडिया में, तो क्या हम सब लोग इकट्ठा होकर किसी विषय में बात कर सकते हैं? करोड़ों लोग कहाँ कहाँ दूर दूर रहते हैं, तो क्या किसी मुद्दे पर हम लोग बातचीत करनी हो तो हम कर सकते हैं एक साथ मिलकर? नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। इलेक्शंस के समय एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है हमारी तरफ से और हम उसको वोट दे के जिताते हैं और वो हमारी तरफ से सरकार में जाकर काम करता है और वो डिसीजंस लेता है. The basic idea is that the people rule themselves by participating in making of these rules. Democratic governments are usually referred as a representative democracy. In representative democracies, people do not participate directly but instead choose their representatives through एन इलेक्शन प्रोसेस. जैसे मैंने बताया कि लोग खुद जाके काम नहीं करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो उनकी तरफ से काम करते हैं. दिस रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजंस फ्रॉम द इंटायर पॉपुलेशन. और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जाके मिलते हैं और एक साथ बैठ के डिसीजंस लेते हैं पूरे इंटायर पॉपुलेशन की तरफ से. These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. यदि जब तक सरकार को हम डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते हैं तब तक
कि उसमें क्या ना हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना है। कीवर्ड इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट ऑल द एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि जितने भी युवा पीढ़ी है, हमारे यंग लोग हैं, उनको क्या है, वोट देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। आफ्टर 18 ईयर्स, है ना, 18 साल के बाद अडल्ट माना जाता है और उनको वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है। स्ट्रगल फॉर राइट टू वोट। अब बहुत सा देर वॉज अ टाइम when the government did not allow the women and people, poor people to participate in elections। एक समय ये भी था कि जब जो सरकारें हैं वो क्या करती थी, जैसे जो औरतें हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, जो गरीब लोग थे उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं था, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। In their earliest form, government allowed only men who owned property and were educated to vote। और पुराने समय में सरकार उसी को वोट देने का अधिकार देती थी जो रिच होता था, अमीर व्यक्ति जो होते थे उनको, और जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती थी, है ना, और जो पढ़े लिखे होते थे उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था। The country has governed by the rules and the regulation that has these few men made। और सरकार, यही जो फ्यू लोग थे जो पढ़े लिखे थे और जो रिच रिच थे, तो इन्हीं लोग रूल्स वगैरह बनाते थे और इसी के द्वारा चलता था, रूल्स एंड रेगुलेशन ये बनाते थे और सरकार चलती थी। In India, there before independence, only a small minority was allowed to vote। In India, मैंने वही बताया, बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले हम गुलाम थे और उस समय बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस। उस समय तो जो बहुत से लोग और गांधी जी को भी ये बातें अच्छी नहीं लगती थी, अनफेयर लगता था उनको भी कि सिर्फ अमीर लोग और पढ़े लिखे लोग ही वोट दे सकते हैं और आम औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, जो पुअर लोग थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये गांधी जी को अनफेयर लगता था। They demanded that all the adults should have the right to vote। This is known as universal adult franchise। तो उन्होंने मांग की कि सभी अडल्ट, जो भी युवा पीढ़ी है, उनको सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये देखिए गांधी जी, स्ट्रगल ऑफ वुमेन फॉर देयर राइट्स। अब देखो, औरतों को तो अधिकार नहीं था। अब बहुत से घरों में अभी भी देखो औरतों को बाहर जाना, या अभी तो फिर भी बहुत अच्छा हो गया हमारे इंडिया में भी, लेकिन बहुत जगह ऐसा है था कि लोगों औरतों को बाहर नहीं भेजते थे, घर के काम में ही उनका था कि लड़के घर का बाहर जाएंगे, लड़कियां जो है घर के अंदर का ही काम करेंगी, उनको कहीं भी जाने की परमिशन नहीं दी जाती थी, उन्हें पढ़ना ही अलाउड नहीं था, वो पढ़ती भी नहीं थी बेचारी, है ना, वो लड़कों को ही सिर्फ पढ़ने का अधिकार हुआ करता था। In the earlier times, women were not considered to be the efficient enough to do men's work। और देखो ये बोल रहा है कि अर्लियर टाइम में क्या होता था, वुमेन्स को कंसिडर ही नहीं किया जाता, वो एफिशिएंट है ही नहीं बोला जाता था, काबिल ही नहीं है कि वो जैसे मैन लोग काम कर सकते वैसा मैं वो भी कर पाए। सो दे वे नॉट गिवन उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी, और राइट्स एंड एनी पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, और चाहे वो देश का हो चाहे घर के भी आम डिसीजंस हो, वो भी वो लोग नहीं, औरतें नहीं ले पाती थी, है ना। व्हेन वर्ल्ड वार फर्स्ट ब्रोक आउट इन 1914 में, जब पहला विश्व युद्ध हुआ, मैनी मैन वेंट अवे फॉर फाइटिंग। बहुत से लोग, जो आदमी लोग थे, वो युद्ध के लिए गए। मैनी मैन डाइड एंड अ लार्ज नंबर ऑफ देम वेयर हैंडीकैप्ड। इस दौरान क्या हुआ, युद्ध में बहुत से जो आदमी थे वो मर गए और बहुत से आदमी जो थे वो हैंडीकैप्ड हो गए, किसी का पैर टूट गया, वो हैंडीकैप्ड हो गए। क्लियर। वो दैट वाज also the time when the industrial revolution was in its swing।
सो वुमेन वेयर कॉल्ड अपॉन। अब देखो उस समय क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह भी खुल रही थी। अब आदमी क्या थे, बहुत से आदमी मर गए थे, बहुत से आदमी क्या हो गए थे, हैंडीकैप्ड हो गए थे। और जब इंडस्ट्रीज वगैरह आई तो अब क्या हुआ कि सो द इसलिए अब औरतों को बुलाया गया कि वो वर्क्स दैट वेयर कंसिडर्स मेंस वर्क, अब वो काम करे जो आदमियों के काम होते हैं, वो भी उनको बुला के करवा रहे थे वो लोग। वुमेन वेयर आर एबल टू डू ऑल द वर्क्स क्वाइट वेल। अब जो औरतें थी वो सारे काम को करने में बहुत ही सक्षम थी, बहुत अच्छे से कर पा रही थी। मैनी वुमेन began organizing and managing different kinds of work. When the people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women, about what they were capable of doing. So women began to be seen as being equally capable of making decisions. अब देखो, जब औरतों ने उनके बराबर बहुत अच्छे काम करके दिखाए, तब लोगों को लगा कि अरे ये तो मतलब, तब उन्होंने सोचा ये तो, और जो आदमी काम कर सकते थे ये वैसा ही काम बहुत अच्छे से कर रही हैं। तो ये तो बहुत अनफेयर था। मतलब स्टीरियोटाइप मतलब बोले अंधविश्वास, वो जो पीछे रूढ़ी प्रथा चली आ रही थी उसी को माना जा रहा था, ये गलत है ना। बिगेन टू सी एज, और फिर उनको भी समान तौर से देखा जाने लगा। ये देखिए सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए। ड्यूरिंग दिस टाइम वुमेन स्ट्रगल्स टू गेट इन द राइट टू, और इसी समय औरतों ने अपने राइट टू वोट के लिए भी स्ट्रगल्स किया। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड वुमेन्स सफरेज। जब औरतों ने, इसको भी आप याद रखिएगा, व्हाट डू मीन बाय वुमेन्स सफरेज, कि किस, जब वुमेन्स लोगों ने अपने अपने अधिकार के लिए, किसके लिए, राइट टू वोट के लिए जब उन्होंने ये स्ट्रगल किया, है ना, तब उसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ वुमेन सफरेज मूवमेंट। ओके, नो वेयर इन द वर्ल्ड have governments willing shared power, many suffragettes or revolutionaries were imprisoned and went to hunger strike. इस समय क्या हुआ कि जब ये क्रांतिकारी, सफ्रेजिट्स में होता था क्रांतिकारी, है ना, जो बहुत से जब मांग करते हैं, जब लोग अपने लिए आंदोलन करते हैं, तो उन लोगों को कभी कभी क्या होता था, जेल वगैरह भी जाना पड़ता था। हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल भी हुई। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू, ये पॉइंट याद रखिएगा कि अमेरिकन वुमेन को कब मिला राइट वोट टू अधिकार, 1920 में। वाइल वुमेन इन यूके गॉट द राइट टू वोट इन 1928 में उनको ये अधिकार मिला। तो आप अपने बुक के साथ इसको रीडिंग कीजिएगा, और जो जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट नोट्स, ये सब में आ सकते हैं ना, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा।